कई बार हमने देखा बच्चा पढ़ाई में ब्रिलियंट है, अभी तक ए ग्रेड लाता जा रहा और अभी भी वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहा, लेकिन सडनली उसका नंबर कम आने शुरू हो गए। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। उस लड़की के कुंडली को देख के जब मैंने कुछ प्रेडिक्शन की और मैंने उनको कुछ रेमेडी दी, आफ्टर 10-15 डेज फीडबैक के लिए जब कॉल गया तो जितनी अच्छी उन्होंने बात बोली, कहते हैं आपने मेरे बच्चे की लाइफ बचा दी। बट ये एस्ट्रो वास्तु क्या है? देखिए आजकल ना बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब वास्तु की बात होती है वो सबसे पहले जो भी आप घर देखना चाह रहे हैं वो वास्तु में उस घर के ऊपर जाके वास्तु करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तु इज नॉट ओनली अबाउट आवर इंटीरियर। आज के पॉडकास्ट के गेस्ट बहुत ही अनोखे हैं। ये खुद आईटी बैकग्राउंड से है, बट साथ ही साथ इनका अकल साइंस में भी काफ़ी रुचि है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, बट मॉडर्न साइंस प्लस एंशिएंट विजडम दोनों कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं और मॉडर्न इंजीनियरिंग का कैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच है टूवर्ड्स अकल्ट साइंस, वो आज के पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। जय जगन्नाथ दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के गेस्ट है विनय चौधरी। इनका 17 इयर्स का कॉर्पोरेट आईटी एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ ये सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर प्लस वास्तु कंसल्टेंट भी है। इन सारे हॉबीज़ के साथ ये खुद बहुत रुचि रखते हैं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसमें यूनिक और आउट ऑफ द लीग गेस्ट को बुला पाएँ। सो विनय चौधरी ऑन बियॉन्ड द फ्रेमवर्क शो। हाय विनय। नमस्कार रत्ना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आप उनमें से हैं जो वैसे तो आपको हम जानते हैं पहले से, बट फिर भी आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि आप इस शो में आए, एंड यू आर वन अमंग द फ्यू गेस्ट हु आर इन द टॉप लिस्ट। थैंक यू। मतलब इट्स प्लेजर फॉर मी एज वेल कि आपने शुरुआत में ही मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी फ़ैन लिस्ट है आपकी, सो आई एम ऑब्लाइज्ड कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ओके, सो एक बात बताइए कि वास्तु के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है, ठीक है? जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वास्तु इज अलाइनिंग ईच ऑफ अस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये हाई लेवल है, आई माइट नॉट बी राइट। एंड सेकेंड, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्लैनेट्स को ट्रैक करते हैं एंड अपने एक्शंस उस डायरेक्शन में अगर करें तो इट बेनिफिट्स अस। बट ये एस्ट्रो वास्तु क्या है? तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। देखिए, आपने एक हाई लेवल पे वास्तु का बहुत अच्छा बताया। वास्तु क्या है? वास्तु इज़ एक्चुअली अलाइनमेंट ऑफ आर एनर्जीज। हमारे घर की जो एनर्जीज हैं हम उसको अलाइन करते हैं, और जो हमारे जो जोन्स है वास्तु के शास्त्र के अनुसार, सही जोन में सही एलिमेंट को वहाँ प्लेस करना, ये वास्तु है। एस्ट्रोलॉजी हम सभी जानते हैं ज्योतिष विज्ञान है, जिसमें हम आपकी कुंडली को या आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका कुछ आपकी पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक नई साइंस एस्ट्रो वास्तु। जब हमने इन दोनों को स्टडी किया तो पता चला कि ये दोनों समहाउ लिंक्ड हैं, और मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा जहां पर कई बार होता है कि हमारी कुंडली हमारे को सपोर्ट कर रही है लेकिन बंदे को रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। जब हम उसके वास्तु में देखते हैं तो वास्तु में हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम उसे करेक्ट करते हैं तो वो उसको सपोर्ट करता है, उसकी कुंडली को, और फिर एक पॉजिटिव वे में उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिलते हैं। और एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, इसे ऐसे भी समझिए। देखिए, साउथ ईस्ट जोन वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो किचन के लिए आइडल स्पेस, हर किसी का किचन हम बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट में हो, अग्नि कोण है हमारा। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे 90% ऑफ टाइम क्या होता है, फीमेल्स को काम करना होता है। अब अगर किसी फीमेल की अगर मैं चार्ट देखता हूँ, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं कि वो शी इज़ हाईली एग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसको अगर आप अग्नि कोण में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कराओगे तो उसकी वो एनर्जी और ज़्यादा भड़केगी, और ज़्यादा गुस्सा, उसका एग्रेसिव नेचर और निकलेगा। तो यहाँ पर इवन दो हमारे लिए बेस्ट जोन क्या था, साउथ ईस्ट किचन का, लेकिन क्योंकि उस लेडी को वो सपोर्ट नहीं करा तो मैं उसको बेस्ट ना देके सेकंड बेस्ट देता हूँ। फिर जो सेकंड बेस्ट जोन होगा हम उनको वो रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पर आके हमें डिफरेंस आ जाता है कि
जब हम कोई भी जोन दें किसी को, तो साथ में अगर घर वालों की कुंडली भी देखें, उसके हिसाब से अगर रिकमेंड करो तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ये एस्ट्रो वास्तु है। सो अगर दोनों वर्किंग हो और मेरे हस्बैंड भी कुकिंग करना चाहे तो एस्ट्रो वास्तु बदल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने जो आपको बताया कि हम घर में सभी की कुंडली एक बार देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का कॉन्फ्लिक्टिंग वो आता हो। आपके हिसाब से, आपके हस्बैंड के हिसाब से साउथ ईस्ट जोन अच्छा है, आपके हिसाब से हो सकता है साउथ ईस्ट जोन अच्छा नहीं है। ठीक है, पर अगेन ये डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हाँ किसको स्पेंड करना है। अगर आप कहते हो 80-90% मैं रहती हूँ, कभी हॉबी के लिए मेरे हस्बैंड वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो अंदर जाएंगे, जाते उन्हें कुछ हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर आप वहाँ गलत जोन में स्पेंड कर रहे हो, तब वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ये सब। एक रॉ क्वेश्चन है, अपनी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है किसी भी कंट्री का, या मैंने जो फ्लैट लिया फॉर एग्जांपल, तो वो तो हमेशा ही फिक्स रहेगी। और अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं दिल्ली में एक ही जगह पे रहती हूँ, है ना, तो हाउ इट इम्पैक्ट्स एस्ट्रोलॉजी, मीन्स हम एस्ट्रो उसमें क्यों देखते हैं? बिकॉज वो घर में कोई भी रहे उसके लिए वही रूल नहीं होंगे। नहीं, मैंने अभी आपको यही बताया। देखिए, अगर ब्रॉडर लेवल पे देखोगे वास्तु को, पूरी दुनिया का भी एक वास्तु है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो वहाँ पर भी हम उसको जोन में काट सकते हैं कि 16 जोन हमारे हैं, तो हमारा नॉर्थ कौन सी कंट्री नॉर्थ जोन में आ रही है। ऐसे जैसे जैसे आप ड्रिल डाउन करते चले जाओगे, आप इंडिया का भी एक वास्तु बना सकते हो। आप इंडिया को भी नीचे चले जाओ, स्टेट का वास्तु बना सकते हो, सिटी का वास्तु बनता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक घर का भी वास्तु, या एक सोसाइटी का, जैसे आपने बात किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मान लीजिए एक सोसाइटी में 10 फ्लैट्स हैं, 10 के 10 एक जैसे डिजाइन के बने हुए हैं। एक फैमिली को वो प्रॉब्लम आ रही है, जो एक फ्लैट में रहते हैं, उनके ऊपर वाले फ्लैट में जो रहते हैं उनको वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, जबकि सब कुछ लेआउट वगैरह सब कॉमन है, जहाँ टॉयलेट नीचे वाले का है, ऊपर वाले का टॉयलेट भी वहाँ है। ठीक है ना, ऐसे तो केसेस आए हैं आपको? केसेस आते हैं। तो फिर यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु भी काम करता है। और देखिए क्या होता है, जो जैसा मैंने आपको बताया, वास्तु इज व्हाट, वास्तु इज अरेंजमेंट ऑफ आर, जो ऑब्जेक्ट्स हमने अपने घर में रखी हुई हैं उसको हमने कहाँ कहाँ प्लेस किया हुआ है। ठीक है, टॉयलेट का एक इफेक्ट आता है एक फैमिली के ऊपर। अगर वो गलत जोन में डाला हुआ है अपने टॉयलेट, तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी टावर में जितने भी फ्लैट हैं सबको कहीं ना कहीं, अगर जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सब मना करते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट पूरी बिल्डिंग का है, तो आप चेक करना मेंटल प्रॉब्लम या उनको लैक ऑफ क्लैरिटी इन देयर थॉट्स, ये सभी फैमिलीज में आपको देखने को मिलेगा। या कुछ क्रॉनिक डिजीज भी मिल जाती हैं, जैसे कई बार कैंसर वगैरह डिजीज या कुछ क्रॉनिक डिजीज किसी ना किसी को मिलेगी। ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे लोग कहते हैं, बच्चे से आप बात करोगे कि आपको क्या करना है आगे चल के लाइफ में, वो बोलेगा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। बच्चा 11th में कॉमर्स लिए बैठा है और उसका थॉट प्रोसेस है वो बड़ा हो गया इंजीनियर। तो भैया आप 11th में आपने साइंस क्यों नहीं ली? कि नहीं, अभी मैं कॉमर्स से ट्राई कर रहा हूँ और अगर सही लगा ठीक है, नहीं तो अगले साल में इंजीनियरिंग वो साइंस ले। तो अब ये दिस शोज के लैक ऑफ क्लैरिटी है। अगर आप इन बंदों के नॉर्थ ईस्ट में जाके देखोगे, 100% आपको कुछ ना कुछ वास्तु दोष मिलेगा। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मेरा और एक सवाल है। आपने इतने साल आईटी में काम करा, जनरली मैं अगर इस बैकग्राउंड में रहूँगी तो आई थिंक कि मैं नई टेक्निकल स्किल्स ऐड ऑन करूँ या फंक्शनल मार्केट स्किल्स ऐड ऑन करूँ। ये शिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसा हुआ कि आप एस्ट्रो वास्तु के तरफ अलाइंड हुए? कोई स्टोरी है इसके पीछे? जी हाँ, स्टोरी भी है। और अगर मैं आपको सच बताऊं रत्ना जी, तो ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। सिंस आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे घर में भी कोई वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को कोई मानता नहीं। हमारे घर में कुंडलियाँ भी, इनफैक्ट मैं बताऊं तो हम शादी के टाइम पे कोई कुंडलियाँ वगैरह मेरे पेरेंट्स की, दादा दादी, किसी की नहीं मिली। मम्मी ने मेरी कुंडलियाँ हम लोगों के बच्चों की बनवाई थी, लेकिन कभी हमने उसे फॉलो ही नहीं किया, देखा भी नहीं खोल के, मैं मानता ही नहीं था। अब देखिए, डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था, तो मुझे अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया हूँ, तो नाउ आई कैन रिलेट कि ये सब लिखा हुआ था, प्री प्लान्ड है एवरीथिंग। हुआ क्या कि मेरी मम्मी की कोई फ्रेंड थी बिफोर मैरिज, उन्होंने कुछ अपने बेटे के लिए मम्मी को कॉल किया कि उसकी शादी नहीं हो रही है और मैं यहाँ से, मेरे आसपास कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर है नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, आपके आसपास हैं तो आप दिखा लीजिए। अब मम्मी ने मुझसे बोला कि मुझे वहाँ लेकर चल।
तो शुरू में मैं मना कर रहा था कि ये एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सब बेकार होते हैं, ये सब जेनरिक बातें ही करते हैं। बातें भी क्या करेंगे, वो आपको इस टाइप की बातें बोली जाएंगी कि आप तो दूसरों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हो, लेकिन कोई आप बदले में आपको रिटर्न में नहीं देता। ये आप सबको बोलो, 99% लोग हाँ बोलेंगे। तो मेरा मानना ये था कि कुछ इस टाइप की बातें करते होंगे। शुरू में मैं टालता रहा, लेकिन जब मम्मी ने जिद की तो मैं उन्हें एक दिन ले गया। अब वहाँ उन्होंने कुछ उसके बारे में पूछा, उन्होंने कुछ बताया, उसको तो मैं जानता नहीं था, तो मैं रिलेट नहीं कर पाया। यहाँ पर मैंने मम्मी से कहा कि आपके पास मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने बताया, तो मैंने चेक करने के लिए, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर रहा था, एंड आई वॉज क्रिटिक, जो मेरा एक क्रिटिक मेरा दिमाग चल रहा था कि इन्हें देखना है कि ये क्या बोलेंगे। मैं वहाँ एनालाइज करने बैठा हुआ था और मैंने उनसे ये बोला कि मेरी जॉब कब लगेगी। इवन दो मैं पिछले 10-12 साल से जॉब कर रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो जॉब लगी हुई है। किस टाइप की जॉब है? तो उन्होंने बताया कि या तो किसी रिसर्च फील्ड में होनी चाहिए, या किसी ट्रैवल रिलेटेड फील्ड में होगी, या ऐसी फील्ड में होगी जहाँ किसी की कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होगे। और ये मैच होता था, क्योंकि मैं आईटी में कंसल्टेंसी करता था, तो क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनना, ट्रैवल भी हो रहा था मेरा, सारी चीज़ें मैच हो रही थी। फिर मैंने शादी का पूछा। उन्होंने कहा आपकी शादी हो चुकी है, अब तक हो जानी चाहिए, आपकी जितनी एज है, और आपके तो 2 बेटे होने चाहिए। और मेरे 2 बेटे भी थे। दिस वॉज वेरी पिन पॉइंटेड आंसर, और यही सब था जो मुझे इस तरफ खींच रहा था। इसके बाद इन्होंने मुझे और कुछ ऐसे 2-4 बातें बोली जो सिर्फ मैं जानता था और कोई भी नहीं जानता। जैसे मेरे फादर की हार्ट सर्जरी होगी, मेरी मदर के नी का ऑपरेशन होना है, या कुछ ऐसा, उनके नी में प्रॉब्लम है। सब मैच हुआ। अब वहाँ से हम जब निकल रहे थे, वहाँ से ही पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में ऐसा ट्रिगर आया। मैं घर आते ही सबसे पहले मैंने यूट्यूब खोला। मैंने कहा कुछ तो ये साइंस है, इतना पिन पॉइंटेडली आप किसी के बारे में नहीं बता सकते हो। मैंने आके कुछ वीडियोस वगैरह सर्च की, थोड़ा खुद से सेल्फ स्टडी की, लेकिन एक पॉइंट पे आके मैं अटक रहा था। उसके बियॉन्ड नहीं समझ आ रहा था ये क्या है सब बातें। इसके बाद 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये सब करने के बाद मैंने छोड़ा। फिर मैं दूसरे किसी उसमें न्यूमरोलॉजी पढ़ने बैठ गया। न्यूमरोलॉजी में भी थोड़े दिन में आके अटक जाता था, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा और बताता हूँ। पिछले कई सालों से, जब से मैंने अपना करियर में वो रखा है, मैंने अपने लिए एक बजट सेट करता था हर साल का, कि लेट से मेरा 10,000 रुपये मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए करूँगा। तो जैसे आपने मेरा अभी इंट्रोडक्शन में बताया दैट आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, कभी मेरे को न्यूट्रिशन का शौक लगा, कभी किसी का लगा, तो मैं वो पैसे वहाँ नई नई स्किल सीखने में लगा रहा था। अब इस बार मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी एक बार तो जानना ऐसे कि है क्या। और मैं सच में दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पहले अटेम्प्ट में ऐसे गुरु दे दिए, जिन्होंने, वो खुद आईटी बैकग्राउंड से, उन्होंने खुद काफ़ी लंबे टाइम तक आईटी में काम किया है, और अभी भी उनकी आईटी कंपनी है। और उन्होंने जब कॉन्सेप्ट समझाया, और बिल्कुल वो साइंटिफिक बेस से जैसे उन्होंने समझाना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानोगे। मतलब मैं टचवुड, मैं आज जो जहाँ भी बैठा हूँ, वो सब मेरे गुरुजी की देन है। इतना अच्छे से, इतना लॉजिकल वे में उन्होंने सब कुछ समझा। तो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन मुझे भी नहीं पता था कि कैसे मैं एक साइंस बैकग्राउंड से आता आता पूरी ज़िंदगी मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी वास्तु में बिलीव नहीं किया, और एकदम से मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु में इतना डीप डाइव कर गया हूँ, और अब अच्छी इनकम भी मैं इससे जनरेट कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि आपके गुरुजी ने आपको बहुत साइंटिफिक एग्जांपल्स दिए, तो कुछ एग्जांपल बताएंगे? देखिए हमारी पहली क्लास थी, मैं आपको वहीं से शुरू करता हूँ। मैं कम्प्लीटली न्यू था, हमसे कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं, और 3 हमारी फ्री ट्रायल क्लासेस मिली थी। उसमें बोला गया था कि अगर आप समझ आता है ठीक है, अदरवाइज आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। ओके। फर्स्ट क्लास में ही उन्होंने बोला कि आप लोगों का मुझे नहीं पता, ना नाम पता है, ना डेट ऑफ बर्थ पता है, बट उन्होंने हमें वहाँ उस दिन कुंडली जनरेट करना सिखाया कि आप अपने मोबाइल पे कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ऐसे डाउनलोड कीजिए, और ऐसे अपनी दशा दिखती है। दशा इस करंट पीरियड का आपका किस प्लैनेट का चल रहा है, कौन सा प्लैनेट इस टाइम आपके ऊपर काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 दशाएं होती हैं। 100% इस टाइम आपका इन 3 में से कहीं ना कहीं या तो शनि या केतु कनेक्टेड होगा, अदरवाइज आप यहाँ बैठे ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको रिसर्च की तरफ, और आपको ये एस्ट्रोलॉजी और इस टाइप की ये जो अकल्ट साइंसेज है, इनकी तरफ आपको रुझान बढ़ाते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचते हैं।
आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, मैंने अपनी कुंडली डाउन जनरेट की और मैंने जैसे ही वो उनके बताए मेथड से अपनी दशा अंतर्दशा प्रति, मेरे केतु की महादशा चल रही थी और शनि उसके अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में कनेक्टेड था। तो ये एक तरह से साइंस का फॉर्मूला है। जैसे हम बोलते हैं ना साइंस है मैथ्स में भी हम कहते हैं 1+1 2, ये हमेशा कहीं चले जाओ 1+1 2 ही होगा। तो जब उन्होंने इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर दिया कि जब ये दो प्लैनेट कनेक्ट होते हैं तभी ये आपको आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, आपको अपने आप इस डायरेक्शन में भेज देते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको इंक्लाइन करता है, शनि जो है ये आपको इस तरफ रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा करना हो तो शनि की भी आपको वो चाहिए होती है। राहु बहुत अच्छा रिसर्च के लिए सपोर्ट करने वाला प्लैनेट है। तो जैसे ही मैंने वो देखा मेरे को गूज़बम्स आ गए। अब जैसा मैंने आपको पहले से ही मुझे कुछ पीछे से ऐसा मिला हुआ था कि ट्रिगर मेरे को ऐसा लगा हुआ था कि कुछ तो ये साइंस है, और जब इनका मैंने ये फॉर्मूलेज देखे कुछ तो 100% ये मैच होना शुरू हो गया, तो और इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। ओके, सो आपने और एक चीज़ बताया कि आपने खुद कुंडली जनरेट कर लिया अपना बेसिस ऑन डेट ऑफ बर्थ और टाइम। तो ये हर कोई जनरेट कर सकता है या पेड सॉफ्टवेयर से? बहुत सिंपल सा वो है, देखिए आजकल मार्केट में गूगल प्ले स्टोर से आप इतनी सारी फ्री ऐप्स हैं। एस्ट्रोसेज बहुत अच्छी ऐप है। ओके, हमने जो उन्होंने कराया था वो भी एस्ट्रोसेज के थ्रू कराया था। आप अपने मोबाइल पे एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कीजिए, सिंपल आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, 3 चीज़ें आपको डालनी होती हैं और जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी कुंडली जनरेट हो जाएगी। वो अलग बात है अभी आपको पढ़नी नहीं आएगी, आपके सामने कुंडली जनरेटेड है। तो जो पहले एक महीना लगा के हमारे ज्योतिष लोग बैठ के उसे कुंडली को बनाते थे, पंचांग देखते हैं, ये सब देखते हैं, पहले अगर तसल्ली से बनाई जाए तो 1 महीने के आसपास का टाइम लगता था। हर कोई बनवाता भी नहीं था, राजा महाराजा वगैरह इन सब की फैमिलीज में ही बनती थी। बट आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सारी कैलकुलेशन बैकएंड में हमने डाली हुई है। आप सिंपल बस उसमें अपनी ये 3 चीज़ें डालें, जनरेट करें, आपके सामने आपकी कुंडली है। बस उसके बाद फिर उसको स्टडी करना रह जाता है। ओके, ओके। सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एस्ट्रो वास्तु को लेट्स ब्रेक डाउन, ठीक है? अगर एज ए बिगनर मैं पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एबीसी कहाँ है, या मुझे कुछ जानना हो अपने बारे में, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए क्योंकि मैं भी इस फेज से निकल चुका हूँ इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इसको। तो अगर कोई एब्सोल्यूट बिगनर है जिसको कुछ नहीं पता, ABCD कुछ नहीं जानता, मैं सबसे पहले उसको बोलूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए 9 प्लैनेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे गैलेक्सी में 9 प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मार्स, वीनस, ये सब ऐसे 9 प्लैनेट बनते हैं। 7 हमारे इसमें कंसीडर हुए हैं। नेपच्यून प्लूटो को हम इसमें काउंट नहीं, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को नहीं लेते हैं, उसकी जगह हम 2 इसमें राहु केतु को कंसीडर करते हैं, और सन को भी हम एज अ प्लैनेट कंसीडर करते हैं, जो कि हम अपनी एस्ट्रोनॉमी में सन को प्लैनेट नहीं मानते। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने 9 प्लैनेट के बारे में, सबसे पहले कोई बिगनर है तो 9 प्लैनेट के बारे में सीखे। फिर हमारी जो कुंडली बनती है जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं, कुछ लोग उसको टेवा बोलते हैं, अलग अलग नाम है, जैसे जैसे जगह चेंज होंगी नाम चेंज होंगे। इसके 12 खाने होते हैं या 12 घर जिनको हम बोलते हैं। इन 12 घरों में हर घर का हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है। मैं बहुत छोटा सा आपको एक प्लैनेट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए सन है। सन क्या है? आग, गर्मी है, आग है। सन गुस्सा है। सन की अगर मैं ट्रेट्स बताऊं, सन आपको एग्रेशन देगा, सन आपके अंदर एक ईगो देगा। सन क्योंकि राजा है, सन एक राजा है, वो हमेशा टॉप पे रहना चाहता है, वो कभी लाइन में लगना पसंद नहीं करेगा। एग्रेशन देगा, ईगो देगा। लेकिन आप एक चीज देखो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सन हमेशा टाइम पे आता है, तो पंक्चुअलिटी भी सन देता है। ये सन के ट्रेट्स हैं। अब मैं आपको कुंडली पे ले चलता हूँ। कुंडली के जो 12 घर होते हैं, 12 में टच नहीं कर रहा, पहला ही घर अगर मैं बात करूँ तो पहला घर हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिहेवियर को दर्शाता है। अब अगर पहले घर में किसी का सन आके बैठ जाए, प्लैनेट जब आप पैदा हो रहे हो, प्लैनेट घूमे जा रहे हैं, कोई किसी टाइम पे पैदा होगा, कोई कहीं होगा। जब आपके फर्स्ट हाउस के अंदर किसी की कुंडली में आपने जनरेट की, फर्स्ट हाउस में सन दिख जाए, अब आप इन दोनों को मैच कीजिए। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? पर्सनैलिटी दिखाता है ना, हमारा बिहेवियर दिखा रहा है। सन के ट्रेट्स मैंने आपको बताए, कैसा होगा? आप इससे बात करना एग्रेशन वाला होगा, ईगोइस्ट होगा ये, लेकिन एट द सेम टाइम पंक्चुअल भी होगा। अगर किसी को इसने 10 बजे बोला तो ये 10 बजे वहां पहुंच जाएगा। आप नहीं आओगे तो इसे चिढ़ मचेगी।
अब क्योंकि सन है, राजा है, इसको ये भी पसंद नहीं है कि लाइन में लगे। तो वो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वो सन ट्रेड्स वाले लोग होते हैं। इन्हें लाइन में लगना पसंद नहीं, हमेशा सबसे आगे। इनका मन करेगा सबसे पहले मेरी पूछ हो। अच्छा। तो ऐसे करके आप अपने 12 हाउसेज में 9 प्लैनेट्स के अलग अलग ट्रेड्स हैं। कोई स्पीच का घर है, कोई मेरा प्रॉपर्टी का घर है, कोई मेरे बच्चों का घर है, एजुकेशन का घर है, कोई मेरे लाइफ पार्टनर का घर है। वहाँ पे जिस टाइप का प्लैनेट प्लेस्ड होगा उस टाइप के ट्रेड्स उस बंदे में आ जाएंगे। तो इस टाइप से अगर कोई बिगनर है, सबसे पहले 9 ग्रहों के बारे में पढ़े, फिर 12 हाउसेस के बारे में पढ़े, फिर हमारी 12 राशियां होती हैं उनके बारे में समझे। अब इनकी मिक्स एंड मैच करके वो किसी की भी एक्यूरेटली पिन पॉइंट उसकी प्रिडिक्शन कर सकता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अच्छा, ओके। सो प्लैनेट्स तो मूव करते ही रहते हैं, ठीक है, एंड प्लस हम अपने कर्म भी करते ही रहते हैं, जो कि मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि कर्म ही धर्म है, मतलब Correct. आपका कर्म ही बिल्कुल। राइट डायरेक्शन दिखाता है। बिल्कुल। बट ये डेली अपने डेली काम में कैसे इम्पैक्ट करता है एस्ट्रोलॉजी? ये भी फिर आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये सभी के दिमाग में आएगा। देखिए क्या होता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे आप कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते। आप ऐसे समझिए, मेरे पास एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, इम्पोर्टेड कार है, 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें बैठ ही नहीं रहे हो, आप अपने बेड पे लेटे हुए और आप कह रहे हो कि मेरे पास कार खड़ी हुई है बहुत अच्छी, तो ये मुझे कहीं पहुंचा देगी, अपने आप नहीं पहुंचा सकती ना। आपको उठना पड़ेगा, कार में बैठना पड़ेगा, स्टार्ट करके चलानी पड़ेगी, तब आप जाओगे। ये आपका कर्म है ना। तो कर्म के बिना अगर आप सोचो मेरे प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, मुझे मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा। पहला तो ये मिथ है जो लोग अपना सोच के चलते हैं। हाँ, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना बाकी लोगों को करना पड़ रहा है, बिकॉज आपके प्लैनेट अच्छे हैं। उसने आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया जहां सब कुछ लग्जरीज हैं आपके साथ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरी जिंदगी कुछ ना करूं और मेरे पे आता रहेगा, मुझे खाने को मिलता रहेगा, तो वो जो मिल रहा है हो सकता है उसमें आपके प्लैनेट के, आपके पेरेंट्स के प्लैनेट भी काम कर रहे हो, है ना। और जितना आप उससे मैक्सिमम निकाल सकते थे वो निकाले नहीं, क्योंकि आप कर्म ही नहीं कर रहे कुछ भी। यहां तक बात ठीक है। अब इसमें बात आती है कि प्लैनेट तो मूव करते रहते हैं, ठीक है, और डे टू डे लाइफ में हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं मैं उस पर आता हूँ। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ये माइक है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारे चावल, चीनी, दाल, हर चीज़ किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन हमारे सभी रिश्ते किसी ना किसी प्लैनेट को दर्शा रहे हैं। ओके। मेरी मदर है, मदर को आप अगर कहो तो मून को रिप्रेजेंट करती है। मून मेरा मूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पानी हमारा मून है, चावल हमारा मून है, ठीक है। तो आप ये कहो, आप जितनी भी चीज आसपास देख रहे हो वो हर चीज किसी ना किसी प्लैनेट से आ रही है। अगर आपका कोई प्लैनेट खराब है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट से कोई कहता है मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं घंटों तक करवटें लेता रहता हूँ, ठीक है। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लो डिप्रेसिव सी फीलिंग रहती है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं, और हम जब उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, हम पूछेंगे आपकी माता की हेल्थ कैसी है, तो बोलेगा मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं रहती। मम्मी भी तो हमारी मून हो गई ना, तो मैच कर रही है सिम्टम। तो दैट मीन्स ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसका मून खराब है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे लोगों का जिनका मून खराब है, इनके लिए मैं बहुत अच्छी एक रेमेडी आपको देता हूँ। जिन लोगों का मून खराब होता है, आपको क्या करना है, शाम रात के समय जब चंद्रमा निकल आए, और स्पेशली पूर्णिमा की रात को, आपको कच्चे दूध का, कोई सा भी दूध ले सकते हो, जरूरी नहीं गाय का ही दूध है, कोई भी कच्चा दूध लेके उसका अर्घ आपको चंद्रमा को देना है रात को, ठीक है। और अगर अमावस्या की रात है तो रात को सोते समय एक लोटे में आपको जल भर के बिना ढके अपने सिरहाने रख के सोना है। सुबह उठकर इसको किसी गमले में डाल दें। आप खुद देखना, 2 दिन 3 दिन कीजिए, आपको अगर नींद ना आने लगे तो बात, आपकी माता की हेल्थ में सुधार हो सकता है। और मैं फिर कहूँगा, लोग बार बार, आज इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये रील डाली है, लोग बार बार मुझसे अलग अलग प्लैनेट की रेमेडी मांगते हैं और अपने रिश्तों को संभाल नहीं रखा उन्होंने। उनके फादर से बनती नहीं है, फादर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मदर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जाके शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे उपाय को कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, छोड़ दीजिए उपाय का। जब तक आपकी माता, आपके पिता घर में खुश नहीं है, आप कितना ही सूर्य को जल चढ़ा लीजिए, आप कितना ही
शिवलिंग पे जल चढ़ा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले उनकी सेवा करें और आप खुद देखेंगे बिना मांगे उनको जो चाहिए आप उनको देना शुरू कीजिए। फादर के अपने पैर दबाना शुरू कर दीजिए, आप देखना आपका नेम फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। सन आपका नेम फेम भी है। सरकारी कामों से अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से बार बार नोटिस आ रहे हैं तो सन हमारा सरकार भी है। ओके। तो अगर आप अपने फादर के ही पैर दबा रहे हो, उनको खुश रख रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, आप देखना बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। और हमने कई बार अपने कई सॉल्यूशंस में रेमेडीज में दिया है और बंदों को ट्रिमेंडस इससे रिजल्ट मिले हैं। तो इस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी प्लैनेट्स और ये सब हमें इम्पैक्ट करते हैं। हम अपने कर्मों से इनको बिगाड़ लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पहले कोई सॉल्यूशन ढूंढने से पहले अपने आसपास जितने भी रिलेशंस हैं उनको भी हम बिल्कुल बिल्कुल, वो मस्ट काफी है। टाइम दें और वो उनके साथ भी अच्छे से रहे। 100%। उसके बिना कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फादर से दूर रहते हैं या नहीं बन पाती ड्यू टू एनी रीजन, सबसे पहले मैं फिर भी कहूंगा कि आपके बीच में जो डिफरेंसेस हैं आप उन्हें खत्म कीजिए। बट ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि हम सब रीजन तो नहीं डिस्कस कर सकते, अगर नहीं हो सकता तब आप दूसरी रेमेडीज की तरफ जाइए। और सबसे फोरमोस्ट अपना सारे रिश्ते सुधारिए आप। ओके, सो इसका मतलब ओपन कम्युनिकेशन भी जरूरी है विद इन बहुत कोई जरूरी भी रिलेशन जी। है कि एस्ट्रो वास्तु जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी है। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अभी एस्ट्रोलॉजी का एबीसी तो हमने डिस्कस किया, पर अगर मुझे वास्तु का एबीसी भी जानना हो, मुझे ये भी समझना हो कि फॉर एग्जांपल मैं एक नए सिटी में जा रही हूँ और मुझे रेंट पे घर लेना है, तो मुझे क्या क्या देखना चाहिए बेसिक एटलीस्ट? हाँ जी, देखिए आजकल ना बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब वास्तु की बात होती है वो सबसे पहले जो भी आप घर देखना चाह रहे हैं वो वास्तु में उस घर के ऊपर जाके वास्तु करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तु इज नॉट ओनली अबाउट आवर इंटीरियर। जिस दिन आप कोई भी प्लॉट या बना बनाया कोई फ्लैट खरीदने जाएं, सबसे पहले आप उसकी एंट्री से शुरू कीजिए। अगर आपकी सोसाइटी है तो सोसाइटी की एंट्री गेट जो है, मेन गेट जो है, वहाँ से वास्तु शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो तो प्लॉट में एंट्री करते टाइम ही आपको आसपास की चीज़ें देखना। जैसे प्लॉट के ठीक सामने एकदम आपके मेन गेट के सामने कोई बड़ा सा गटर है, मेन होल है, वो भी एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। बहुत बड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है आपके मेन गेट के सामने, वो भी हमें एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कोई बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी छाया हमारे घर के ऊपर पड़ रही है, वो भी हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, वो भी वास्तु के पार्ट है ना। पर हम तो जनरली पेड़ को अच्छा मानते हैं कि नहीं, पेड़ अच्छा है, रहेगा। पेड़ को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा ह्यूज पेड़ है जिसकी हाइट आपके घर से भी ऊपर निकल जाए और आपके सन से जब उसकी शैडो पड़े तो उसकी शैडो आपके घर पे पड़े, तो वास्तु शास्त्र में इसको भी एक दोष माना गया। तो आप उसकी कटिंग छटिंग करा के आप थोड़ा सा टोन डाउन छोटा कर दीजिए। इतना बड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट घर वालों की हेल्थ पे कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब जब आपने ये देख लिया, फिर आता है आपके घर की एंट्री। तो हमारे वास्तु में हम अपने घर की 32 जोन्स में कटिंग करते हैं अपने प्लॉट की, जिससे हमें पता चल जाता है हर जोन में हमारी 8 एंट्री बनती है। ठीक है, तो वास्तु में अगर हम बात करें तो जैसे ईस्ट में हम E1 से E8 हो गया, साउथ में हम S1 से S8, ऐसे सभी दिशाओं में 8-8 एंट्री बनती है हमारी। तो अब हमें ये देखना है कि अब हमें अपने घर की एंट्री किस डायरेक्शन में या तो बनवानी है, और अगर बनी हुई है तो किस जोन में आ रही है, सो दैट वो अच्छी है या बुरी है। अगर वो ठीक जोन में है तो हम उसे रखेंगे, खराब जोन में है तो हमको उसका ट्रीटमेंट 100% करना चाहिए। ऐसे हमने अपने घर की एंट्री बैलेंस की। एंट्री बैलेंस होने के बाद अब अंदर चलते हैं। अंदर जाके अब आपको देखना है कि आपका जो टॉयलेट है, आपका मंदिर कहाँ है, आपके टॉयलेट कहाँ, आपकी किचन कहाँ है। मेन अगर बात करो तो टॉयलेट और किचन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन, मेरे घर से जो जोनिंग हम करेंगे, हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर अगर किचन आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हमारा जल एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट वाला जोन है, आपने वहाँ फायर इंट्रोड्यूस कर दी तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एलिमेंट्स में, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि नॉर्थ ईस्ट अगर आपका प्रॉब्लमेटिक है तो वहाँ पे प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो सकता है बंदे में नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि वहाँ पर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती है अगर वहाँ पे वो इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस भी नॉट जस्ट प्लेसमेंट से,
कई बार हमारा जो प्लॉट का साइज होता है या शेप होती है वो भी कहीं ना कहीं से कटी होती है, टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई है, प्रॉपर स्क्वायर शेप नहीं है, या रेक्टेंगुलर है जिसमें दो आर्म्स बहुत लंबी हो जाएं, दो बहुत छोटी हो जाएं। तो ऐसे में कुछ जोन हमारे बहुत छोटे हो जाएंगे, कुछ जोन हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे, तो वो भी इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। इस टाइप से जब हमने अपनी टॉयलेट और ये सब मैनेज कर लिए, अब आते हैं हमारे जो उसके अंदर हम सामान रखते हैं, ठीक है ना। बच्चों का बेडरूम बनाना है, हमारे पास 4 बेडरूम के ऑप्शन है, बच्चों को कौन सा बेडरूम दें। अगर बच्चों को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला बेडरूम दे दिया जो अट्रैक्शन का जोन है, ठीक है, ये हमारा सेक्स का भी जोन है। अगर बच्चों को वहां दे दिया आपने रूम, तो उनका आप देखेंगे इंक्लिनेशन किसी दूसरी तरफ ही निकल जाएगा। जो उनके टीवी पे चल रहा होगा वो उससे ज्यादा अटैच हो, क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है वो एनर्जी, वहां पे बच्चों को अट्रैक्शन वाले उसमें ले जा रही है। पढ़ाई के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छा जोन है बच्चों का, उनकी स्टडी टेबल आप वहां लगाओ, आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। साउथ साउथ वेस्ट में किसी का अगर आपने बेड प्लेस कर दिया, आप देखना 100% उसको कुछ ना कुछ ऐसा धीरे 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 उसकी हेल्थ डिटीरियरेट होगी और अल्टीमेटली हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, इतना ज्यादा वास्तु इम्पैक्ट करता है। ये सुन के तो पता। सो एक बात बताइए कि एस्ट्रो जो वास्तु है अपने लिए, ये अगर इतना ही इम्पैक्ट करता है और फॉर एग्जांपल किसी को पता नहीं था पहले और उसकी अवेयरनेस नहीं थी, एक्चुअली ये इम्पैक्ट कब से आना शुरू होता है? फॉर एग्जांपल मैंने नया फ्लैट परचेज किया या नया रेंट पे लिया और मैं रहने लगी, तो मुझे कब से पता चलने लगेगा ये कि इस घर में वास्तु दोष है? देखिए, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला या फिक्स अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं वो नहीं है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि शिफ्ट हुए हैं होते ही नेक्स्ट वीक से उनके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आना शुरू हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि सालों लग जाते हैं, सालों तक आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और जब आना शुरू होता है तो फिर वो बहुत मेजर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई एक्चुअल मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे सकता, और कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर ये कहता है कि अगर ये है तो 2 महीने में हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर ये ठीक है, ऐसा नहीं होता। कई केसेस हमारे सामने ऐसे आए हैं जो सालों तक बंदे बचपन से, जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो वहाँ रह रहे हैं, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और अब इतना नेगेटिवली हिट करना शुरू कर दिया उसने, और जैसे ही हमने वहां से वो वास्तु दोष को हटाया वो ठीक हो गया। अब वहां क्वेश्चन उठता है तो अब तक क्यों नहीं किया, तो इसका कोई आंसर नहीं है। ये सब एनर्जीज हैं इन अ वे, और समथिंग आपको हो सकता है आपका प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग हो कि वो आपको अभी तक उससे बचा रहा हो, लेकिन जैसे ही आपकी कुंडली थोड़ी सी डाउन हुई या ऐसे प्लेनेट की दशा आई जो अब हिट मार सकता है और वहां पे वास्तु दोष भी निकल आया, तो अब वो आपको डबल मार मारेगा। अच्छा, तो फिर उस केस में कैसे सर्च करना है ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट्स को? देखिए, वास्तु कंसल्टेंसी पहले तो सबके दिमाग में ये मिथ है, और कई वास्तु कंसल्टेंट ऐसा करते भी हैं। मेरे कुछ केसेस मुझे सुनने में ऐसे आए हैं जहाँ पर वो जाते ही सबसे पहले कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स दबवा दिए, कुछ तोड़ फोड़ करा दी, पूरे घर में तोड़ फोड़ करा दी। मैं इन सब चीज़ों से, देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट मेरा व्यू पॉइंट, और मेरे गुरुजी का भी मैं थैंकफुल हूँ तो कि वो भी मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं जहाँ पे हम बिना तोड़ फोड़ के लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे हो हम वो वाला वास्तु के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है या किचन है, उसकी मैं कहूँगा कोई रेमेडी नहीं है। कोई कहता हो कि यहाँ पर आप स्टोन दबा दीजिए या क्रिस्टल रख दीजिए इससे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, वो गलत आपको सलाह दे रहे हैं। मतलब हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी स्टडी की है जो मैंने नहीं की है, उनको आता होगा, बट अभी तक मैंने जितनी भी वो चीज़ें पढ़ी हैं कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन रखिए जब भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को अप्रोच कर रहे हैं। जेन्युइनली उनसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। वो आपके प्लॉट की, आपके फ्लैट की जोनिंग करेंगे, जोन करके वो आपको दिखाएंगे, और वो आपसे सिम्टम भी मैच करेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है मैप में कि ये जोन इम्पैक्टेड है, इस जोन के क्या ट्रेड्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वेस्ट साउथ वेस्ट स्टडी के लिए जोन है। अगर मुझे दिख रहा है इसमें वास्तु दोष है और उनके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे जाके पूछूंगा, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, बच्चा बहुत तेज है दिमाग से, पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, लेकिन जब वहाँ जा रहा है नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। जब ये आप बात करोगे सिम्टम मैच करेंगे,
तो जो आपसे ये चीज़ें खोल के डिस्कशन कर रहा है कि देखिए आपके इसमें ये दोष है, इससे ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप उससे रिलेट कर रहे हो, मैं कहूँगा अच्छा वास्तु कंसल्टेंट। अच्छा, सो इसका मतलब जैसे हम कोई बीमारी हो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी तरह अगर हम मतलब कभी भी ओपन माइंड में सोचे कि नहीं वास्तु दोष है और मुझे उसे इम्प्रूव करना है, तो मुझे राइट डॉक्टर, राइट कंसल्टेंट के पास जाना है। राइट। ओके, ओके। सो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जिनमें मतलब एक ही सोसाइटी हो और उस सोसाइटी में आपने जैसे एग्जांपल दिया था शुरू में कि एक फ्लैट में प्रॉब्लम नहीं है और सिमिलरली सेम स्ट्रक्चरल में ऊपर के फ्लैट में प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई एग्जांपल्स है क्या? देखिए ऐसा एग्जाम्पल एक मेरे पास बहुत अर्ली जब मैं इस फील्ड में गया ही गया था, तो उनकी एक सोसाइटी थी, उसमें वो फ्लैट में रहते थे। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, उनके घर में उनके जो फादर थे उनकी प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी हेल्थ बहुत टाइम से प्रॉब्लमेटिक उसमें थी। वो एक बीमारी से ठीक होते थे, दूसरी बीमारी, दूसरे ठीक होते, तीसरी बीमारी, कुछ ना कुछ उनको लगा रहता था। मैं क्योंकि अभी वास्तु उस टाइम पे कर ही रहा था एंड आई वाज लकी कि मेरे पास ये केस स्टडी आ गई। तो साउथ साउथ वेस्ट एक जोन होता है जो एक्सपेंडिचर का जोन है, वेस्ट का जोन है। यहाँ पर आइडियल क्या है? टॉयलेट। ओके। ठीक है, वेस्ट है। हाँ। यहाँ पर अगर आप किसी का बेडरूम लगा दोगे और वो वहाँ पे सो रहा है इस जोन में, तो मैंने बताया ना धीरे धीरे करते करते उसका खुद का एक्सपेंस होना शुरू, मतलब बॉडी का Body। एक्सपेंस होना शुरू हो गया, ऐसे समझो खर्च होने शुरू हो गए, आपकी हेल्थ खत्म हो गई। मैंने उससे बिना उसका मैप देखे, अभी वो ना मेरे पास मैप लाया था, उसने सिर्फ सिम्टम बताए थे मुझे कि यार पापा की हेल्थ ठीक नहीं है, पिछले 10-15 साल से प्रॉब्लम चल रही है। अब जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा हो सकता है उनका जो बेडरूम है वो साउथ साउथ वेस्ट में हो। अब उसको तो कुछ पता ही था साउथ साउथ वेस्ट क्या है, तो मैंने कहा तुम अपने घर का एक बार मुझे मैप ला के देना। उसने अपने घर का मैप वो लेआउट के साथ लाया, मैंने उसकी ग्रिडिंग की। रत्ना जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने वो देखा, मतलब आई वाज शॉक्ड। इतना एक्यूरेटली मैं कैसे सिर्फ सिम्टम के बेस पे प्रेडिक्ट कर पाता। एग्जैक्टली साउथ साउथ वेस्ट जोन में उनके पेरेंट्स का बेडरूम था, बेड वहीं पे प्लेस था। मैंने उनसे उसी दिन बोला इमीडिएटली इसको यहाँ से हटाओ, नहीं तो जैसा मैंने बताया धीरे धीरे अगर आप इसे डिले करोगे तो हो सकता है बंदे की डेथ भी हो जाए जो वहाँ सोता है। उन्होंने वहाँ से वो हटाया और विद इन अ वीक, मतलब नेक्स्ट वीक से वही सेम दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई डॉक्टर चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये दवाइयाँ पिछले कई महीनों से चल रही हैं और उनको बस 19-20 का कभी आराम लग रहा है, फिर डाउन हो गए, फिर आराम लग रहा है, डाउन हो गए। और जिस दिन से उन्होंने ये किया उस दिन से सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस हो। उनकी सारी दवाइयाँ अगले 1.5 से 2 महीने में दवाइयाँ बंद हो गई, हेल्थ एकदम ठीक हो गई। ठीक है, अब ये हो गया इनका वास्तु। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेम स्ट्रक्चर में तो बाकी वो भी बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं आ रहा? तो एज अ केस स्टडी हमने ये से लिया और हमने परमिशन लेके ऊपर वालों का भी जाके देखा। उन्होंने भी बेडरूम बनाया हुआ, लेकिन उनके बेडरूम में वहां कोई सोता ही नहीं था। तो ये उनकी एक तरह से नेचुरल रेमेडी हो गई। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा ये हमारा गेस्ट रूम बना हुआ है, कोई गेस्ट आएगा तो वो यहाँ सो जाएगा, नहीं तो या कभी कभी बच्चे सो जाते हैं। तो अब मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि कोई आप एक बार उस जोन में पैर रख दोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो गई, नहीं। कंटिन्यूसली अगर आप जितना ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करोगे वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट। तो कई बार हम जाने अनजाने हम अपनी रेमेडी खुद ही कर रहे होते हैं, नेचुरल रेमेडी हमारी इस टाइप से हो जाती है, तो ऐसे इम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर कहीं हम आज गेस्ट जा रहे हैं, सपोज हम जाते हैं अपने कजन के यहाँ समर हॉलीडेज, और तो उसमें भी हमें देखना चाहिए क्या वास्तु एंड और? देखिए गेस्ट भी कितने दिन रुकेंगे, आजकल तो कोई रुकता ही हाँ, नहीं है। एक दो पुराने जमाने में जो रुकते थे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे सकते हो आप, वो जोन का बेडरूम भी दे सकते हो उनको। ठीक है, इतनी जल्दी कोई इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन कोई अगर लंबे टाइम तक, जैसे कई बार होता है कि कोई हमारे रिलेटिव आके रहने लगे और वो वहीं रह के हमारे साथ, कोई बच्चा है किसी हमारे रिलेटिव का, वो वहाँ रह के पढ़ रहा है हमारे घर में, हमने उसे वो जोन दे दिया, अब वो साल 2 साल 4 साल लगाएगा अपनी स्टडी जब तक कंप्लीट होगी, उसको इम्पैक्ट करेगा, उसकी हेल्थ डाउन जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। 5 7 10 दिन महीने भर से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर किसी को बेसिक वास्तु करना हो घर का, बेसिक वास्तु मतलब ऑब्वियसली सपोज कोई ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहे हो और थोड़े थोड़े कोरिलेट करने की कोशिश करें, तो ये ग्रेडिंग जो है या डायरेक्शंस ऑफ रूम्स है, क्या वो खुद ही कर सकते हैं? बेसिक लेवल का वास्तु आप खुद भी अपने आप कर सकते हो। इसके लिए आजकल हम सभी के मोबाइल के अंदर कंपास आता है। नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर दीजिए। आईफोन का वैसे कंपास बहुत अच्छा एक्यूरेसी है उसकी। सबसे पहले आपको अपने घर का एक नक्शा बनवाना है। किसी भी आर्किटेक्ट से 1000-1500 रुपये लेगा वो आपसे। एंड जो आपके आइटम प्लेस्ड हैं आपके घर में, जिस तरह से फ्रिज कहाँ पे है, बेड कहाँ पे है, उस हिसाब से वो आपका एक लेआउट बना के 1500-2000 रुपये डिपेंड करेगा, अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट हो सकते हैं, वो बनवाइए। आप सबसे पहले अपने घर का, अपने मैप का एक सेंटर पॉइंट निकालिए। उस सेंटर पे जाके आपको खड़ा होना है, कंपास खोलना है और कंपास खोल के आपको देखना है कि मेरा कौन सा जोन किस तरफ है। अगर आप मैप नहीं भी बनवाते हैं, वैसे ही रफ एक हाई लेवल आइडिया लेना, तो भी आप अपने घर के एक आइडिया से एक सेंटर में पहुंचिए। वहाँ पे ये एप्लीकेशन खोलिए और अपना जोनिंग चेक कीजिए कि आप किस जोन में, आपका बेडरूम किस जोन में, आपका किचन किस जोन में है, टॉयलेट किस जोन में है। सिर्फ इतना ही अगर आप देख लोगे तो आप ये समझिए कि आपका मोटा मोटा जो आपके मेन वास्तु वाले काम है वो आपने कर लिए। उसके बाद कुछ हमने अपने चीज़ें गलत जगह प्लेस की हुई हैं या कुछ हमारी आदतें ख़राब हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि आदतें भी कैसे ख़राब हमारे प्लैनेट्स को और हमारे वास्तु को ख़राब करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जूते चप्पल आप खुले में फेंक रहे हो। आपने जूते चप्पल का एक जगह बनाइए, रखिए, उसमें उसको ढक के रखिए। खुले में ऐसे एक यहाँ पड़ा है एक वहाँ पड़ा है, ये भी एक तरह से नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो हाई लेवल वास्तु आप बस अपने सेंटर में जाके अपना चेक कीजिए। मेन चेक करना है आपको अपना किचन को, अपना नॉर्थ ईस्ट जोन को चेक कर लीजिए, टॉयलेट को चेक कर लीजिए, अपने घर की एंट्री चेक कीजिए, आपकी एंट्री किस जोन में आ रही है। एंड देन आपको जब एक बार जोन पता चल जाए, देन या तो आप थोड़ा रिसर्च करके पता कर लीजिए कि क्या वो उसका आइडल लोकेशन है, आइडल जोन है। नहीं है तो उसकी क्या रेमेडी होती है। अदरवाइज किसी एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करके उसकी रेमेडी कराइए। अगर मैं अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से रेमेडी कराने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसमें सब रेंज के लोग हैं, सब रेंज के एल्डरली भी हैं, माँ बाप, बच्चे, फैमिली सब हैं, तो क्या सभी की कुंडली लेके जाना है? देखिए वैसे तो अगर हम सबकी कुंडली लेके चलते हैं ओके, तो ठीक है। और मैं फिर कहूँगा कि सभी वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रो वास्तु प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कुछ आपके सिलेक्टेड वो हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, वास्तु भी आता है। तो ज़रूरी नहीं आप हर वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो जाते आपसे कहेगा अपनी कुंडली दीजिए। नहीं, आप बिना एस्ट्रोलॉजी के भी वास्तु करा सकते हो अपना। तो वहाँ पे वास्तु के हिसाब से जो आइडियल प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट वो आपको बता देगा। अब आती है बात कि अगर कोई एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट ही है तो क्या सबकी ले जाएं? जी हाँ, सबकी ले जाओ, बहुत अच्छा है। अगर आप सबकी नहीं ले जा पा रहे हो तो एक तो घर का हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो ब्रेड अर्नर है, जो पूरा घर चला रहा है, क्योंकि वास्तु सबसे पहले जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है उसको इम्पैक्ट करता है, अच्छा, तो उसकी तो होना ज़रूरी है। दूसरा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वास्तु उसको भी हिट मारता है। अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या डेफिनेशन है? जैसे मान लीजिए घर में किसी की शादी है, तो पूरे घर वालों का फोकस उसके ऊपर लगा हुआ है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। किसी बच्चे के घर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सब कह रहे हैं शोर मत मचाओ, उसे पढ़ने दो, उसका यूपीएससी का एग्जाम है ना, तो वो उस टाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ इसको भी हिट करेगा वास्तु। तो इसलिए इन दोनों का, मैं फिर कह रहा हूँ, आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक हो सकता है, कल को कोई दूसरा हो सकता है। अगर सबकी आप ले जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं ले जा पा रहे हो तो एटलीस्ट हेड ऑफ द फैमिली की तो जरूर आप एक बार कंसल्ट कराएं, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कोई ऐसी केस स्टडी है जिसमें आपको इसे पूरी फैमिली को आपने रेमेडी दिया हो और वो आपको हेल्प करी हो उनको? देखिए, मेरे पास अभी सारी फैमिली वाला तो ऐसा, मेरे पास एक केस आया था, उसमें जब मैंने उनसे कुंडली के बारे में पूछा तो पूरे घर वालों की कुंडलियाँ नहीं थी। जैसे उनके दादा दादी की कुंडली नहीं थी, पेरेंट्स में भी उनको अपना टाइम कंफर्म नहीं था, ठीक है। तो जो उनके
मेन वो था जो उनका बेटा था जो घर में जॉब कर रहा है और वो ही उसी की सैलरी से वो चल रहा है। तो मैंने उनकी मांगी एंड थैंकफुली उनकी कुंडली मेरे को मिल गई। तो मैंने फिर उनके हिसाब से किया वास्तु, ठीक है। ऐसे ही उनकी वाइफ की मिल गई। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, किचन वाला एक एग्जांपल दिया था, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लेडीज़ का, वो हाउस वाइफ थी, लेडीज़ का मैक्सिमम टाइम किचन में निकल रहा होता है। तो उनके लिए किचन को हमें एक तरह से वास्तु दोष फ्री कराना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर दूसरा होता है कि जो भी घर का हेड है या मास्टर बेडरूम किसके पास है, किस जोन में है। एल्डरली लोग हैं, उनकी एल्डरली कपल्स में क्या होता है, आपकी हेल्थ यूजुअली एज के साथ साथ डाउन होने लगती है। तो वहाँ हमें स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ता है कि उनको कोई बेडरूम या वो जहाँ पे पूरा दिन अपना बैठ के बिताते हैं, वहाँ वो सोफ़ा या चेयर किसी ऐसे ज़ोन में ना हो जो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। अगर है तो उसका स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना होता है। टॉयलेट हमें ध्यान रखने होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस टाइप्स के मैंने केस स्टडी की थी और उनको ड्रास्टिक उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया था। अच्छा, तो आप अभी कितने खाली घर घर वाले वास्तु देखते हैं या कॉर्पोरेट के वो ही कंसल्टेंसी देते हैं? देखिए, अभी मेरे पास अभी तक जो मैं टोटल कर चुका हूँ, मैं आपको बताऊँ तो मेरा 25 प्लस वास्तु मैंने अभी कर दिए हैं, जब से अभी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। सो हाई नंबर। और उस 25 में मेजॉरिटी तो मेरे पास रेजिडेंशियल आए हैं, जिसमें से 15 से 20 के बीच में, मैं एग्जैक्ट नंबर तो अभी याद नहीं है, 15 से 20 के बीच में रेजिडेंशियल वास्तु किए हैं। और कुछ 1 या 2 मैंने किसी के ऑफिसेस के वास्तु भी देखे थे। एक अभी तक मैंने फैक्ट्री का वास्तु किया था। ज़्यादातर अभी तक जो केस आते हैं, वो केस आ रहे हैं मेरे पास या तो नेम करेक्शन के लिए, न्यूमरोलॉजी को अपना कोई पूछ रहा है कि मेरा नेम करेक्शन कराना है, या बच्चा पैदा हुआ उसका नाम की स्पेलिंग क्या रखें, वो उस टाइप के आते हैं। या फिर कुंडली रिलेटेड आते हैं, जहाँ पर लोग अपना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ चल रही होती है, वो अपनी कुंडली दिखाते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं उसके हिसाब से। आप आपके पास जैसे हैक्स होते हैं, वैसे ही डेली हैक्स होंगे कुछ एस्ट्रो वास्तु के रिलेटेड जो जी, सब फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल। तो इसमें आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। जैसे हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, अपने घर के सेंटर में जाके कंपास खोल के आप अपना नॉर्थ ईस्ट जोन अपने घर का पता कीजिए। और नॉर्थ ईस्ट जोन को आपको ध्यान रखना है कि वो क्लटर फ्री हो, वहाँ कोई गंदगी ना हो। कई लोग उसमें स्टोर रूम बना के रख देंगे, या टॉयलेट और किचन तो एब्सोल्युटली नो। अगर आपने वो कर दिया तो समझ लीजिए आपने सारा वास्तु बिगाड़ दिया। बाकी सभी जोन बैलेंस्ड हैं, अगर ये जोन खराब हो गया तो समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ खराब कर दी। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे टॉयलेट है और आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, ऑप्शन नहीं है इसे तुड़वाने का, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास चॉइस है तो इसको बदल दीजिए। ये बहुत बहुत नेगेटिवली हिट करता है। और कोई वास्तु कंसल्टेंट कहे कि इसकी रेमेडी हो जाएगी, नहीं होती, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो पहला जो मैं आपको टिप दूंगा या हैक है वो यही है कि अपने नॉर्थ ईस्ट जोन का जितना क्लियर हो सके उतना रखिए। अगर आपके घर में कोई पूजा करता है, पूजा स्थान आपको बनाना है, आपको मेडिटेशन करना है, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में बैठ के कीजिए। इसी तरह से कभी भी आप अपने घर में बेड पे बैठ के खाना खाना अवॉइड कीजिए। अच्छा, वास्तुशास्त्र में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको, जो लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, ये प्रैक्टिस घर में दरिद्रता लाती है। मतलब धीरे 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 आपके घर में किसी न किसी चीज़ की कमी होनी शुरू हो जाए। और हम पिछले हमारे जो पूर्वज थे इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। धीरे धीरे पता नहीं क्यों हम इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है सूनर और लेटर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको हिट करेगा। तीसरा, मैंने अभी जैसे जूते चप्पल का बताया, कभी भी जूते चप्पल ऐसे खुले में ना फेंक के रखें, उनका बहुत ज़रूरी ध्यान रखें। एक और प्रैक्टिस हो गई, अगर आप अपनी, रत्ना जी याद करें, आपकी जो दादी नानी होती थी, पहले जब भी खाना बनता था, रात को खाना खाने के बाद रात को बर्तन तभी के तभी वॉश होते थे। ऐसे नहीं है कि रात को सिंक में आपने भर के रख दिए। हाँ। आजकल ये कई घरों में प्रैक्टिस हो गई है, खाना खाया और आपने अपने सिंक में रख दिया कि सुबह मेड आएगी वो धो देगी। ये भी एक बहुत गंदा वास्तु दोष क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आपको सीरियसली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। चाहे आप डिश वॉशर लाइए, चाहे आप रात के 2-4 बर्तन जो भी है खुद धो के रखिए, पर रात को आपके सिंक में बर्तन
गंदे बर्तन, जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना। घर में कभी भी कोई नल टपकता हो तो उसमें आलस मत कीजिए कि ये तो टपकता ही रहता है, हम इसे 4 बार रिपेयर करा चुके हैं। 4 नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 बार भी रिपेयर कराना पड़े, कराओ। ये भी एक तरह से वास्तु दोष क्रिएट करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो देखना आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी। अगर कोई एज रेंज 30 से 40 का है और वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहता है या नए कुछ रिसर्च भी कर रहा है साथ में, बट उस सब में उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या क्या बेसिक चीज़ें वो उसको फोकस करना चाहिए? देखिए, इस अब time पे? इसमें दोनों चीज़ों से मैं आपको इसका एक आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर कोई ऐसा केस मेरे पास आए तो सबसे पहले तो मैं उनका चार्ट के एनालिसिस करूँगा, कुंडली देखूँगा। कुंडली में सबसे पहले तो ये पता हो जाए कि क्या रिसर्च वाला माइंडसेट है भी उनका या नहीं है, है ना। हमारी कुंडली का 8वां घर जो होता है, जैसे अभी मैंने आपको 12 घर बताया, 8वां घर जो होता है वो हमारा रिसर्च का और हिडन नॉलेज का, जैसे अकल्ट साइंस भी किसी को करना है तो उसका 8वां घर कनेक्टेड होना चाहिए। किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को रिसर्चर बनना है, उसका 8वां घर कनेक्टेड होना चाहिए उनके कुंडली में, ठीक है। वो कैसे होता है वो बिल्कुल एक टेक्निकल वो है, मैं आपको उसमें नहीं ले जाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं भी, उनकी पावर है भी ग्रहों की वो रिसर्च कराने वाली, कंफर्म्ड है कि है, तो क्या वो ग्रह अभी कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने आपको अपने शुरू में बताया था कि शनि और केतु कनेक्टेड थे तो मैं इस लाइन में आ गया, तो क्या उनके वो ग्रह कनेक्टेड हैं अभी दशा भुक्ति अंतरा या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, कि वो उसको उस तरफ करें। तीसरा, एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कुछ घर हैं जो हमें एजुकेशन से दूर भी करते हैं। मतलब अच्छा पढ़ने में बंदा होगा, इंटेलिजेंट होगा, बच्चों के केस में भी हमने ये बहुत देखा है, लेकिन उनकी कुंडली का अगर 3रा घर, 6ठा घर, 8वां घर अगर ये कनेक्टेड रहते हैं तो वहाँ पर बच्चे का कहीं ना कहीं पढ़ाई से मन हटता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अभी करंट पीरियड में आपका 368 वाली पावर आपकी अगर आती है, 368 मीन्स जो मैंने आपको 3rd हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, तो ये आपको पढ़ाई से मन हटाएंगे, ठीक है। कई बार हमने देखा बच्चा पढ़ाई में ब्रिलियंट है, अभी तक A ग्रेड लाता जा रहा था और अभी भी वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहा, लेकिन सडनली उसका नंबर कम आने शुरू हो गए। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। जब आप कुंडली देखते हो तो 368 यानी कि पढ़ाई में मन ना लगना, 6, 8, 12 यानी कि बच्चे को फेल कराएंगे, 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर, अगर ये मिल जाए तो बच्चे को फेल भी करा देते हैं। तो उस पीरियड में जिस टाइम रिजल्ट आ रहा है, अगर 6, 8 और 12th हाउस कनेक्टेड है तो ये प्रॉब्लम भी देंगे। तो अब अगर मान लीजिए आपने जो एग्जांपल लिया 30 to 40 ईयर्स, उस पर भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। सबसे पहले मैं उसकी कुंडली एनालिसिस करूंगा, क्या उसका 8th हाउस कनेक्टेड है, क्या उसके में 3, 6, 8 या 6, 8, 12 तो नहीं है, तो दैट मीन्स कुंडली तो सपोर्ट कर रही है रिसर्च वर्क। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब मैं उसके घर में जाके देखूंगा। अच्छा, घर में भी सबसे पहले मैं उसका नॉर्थ ईस्ट जोन जाके देखूंगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड चेक करना है, वो ठीक होना चाहिए सबसे पहले। जब मैंने कहा वो एक तरह से मास्टर स्विच है, अगर नॉर्थ ईस्ट खराब है बाकी सब ठीक भी हो जाए तो भी वो प्रॉब्लम देगा। अगर वो ठीक है, अब उसके वेस्ट साउथ वेस्ट में, क्योंकि ये पढ़ाई का जोन है, यहाँ जाके देखेंगे हम वेस्ट साउथ वेस्ट में, यहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह तो नहीं है, यहाँ कोई किचन वगैरह वैसा कुछ नेगेटिव आपने यहाँ गंदगी तो नहीं फैलाई हुई है। भले ही आप वहाँ बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, आप कहीं आइडल तो वहीं बैठ के पढ़ना चाहिए। आप कहो मैं पढ़ाई तो नॉर्थ ईस्ट में करता हूँ फिर वेस्ट साउथ वेस्ट क्या करेगा, लेकिन अगर वो जोन खराब है, अब वो क्योंकि एजुकेशन का जोन है तो वो आपकी वो जो रिसर्च वर्क है उसमें कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा आपको। तीसरा क्या हो सकता है, आपने ये दोनों चीज़ें चेक कर ली, तीसरे में अब आपको देखना है कि उसका जो ये जो रिसर्च वर्क उसका ठीक चल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, उसे नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, चाहे वो उसके बिजनेस में हो, उसकी जॉब में हो, वो नया कोर्स में कुछ ध्यान दे रहा है लेकिन नया प्रोजेक्ट आता है उसको नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता। अपॉर्चुनिटी का जोन हमारा नॉर्थ जोन होता है। तो अब हमें नॉर्थ जोन भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं नॉर्थ जोन के अंदर कोई वास्तु दोष तो नहीं हमने क्रिएट कर रखा है। अगर है तो नॉर्थ जोन का जैसे ही हम वो ठीक करेंगे तो आप यकीन मानिए ट्रिमेंडस रिजल्ट आते हैं, ट्रिमेंडस। अगले हफ्ते से बंदा बोलना शुरू कर देगा कि जो मेरी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है। अच्छा, सो ये दशा अंतरदशा ये क्या है? देखिए, एक आपने अभी बात बोली थी
कि प्लैनेट तो घूमते रहते हैं। तो दो चीजें होती हैं, जब हमारा जन्म हुआ होता है उस टाइम पे प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठे होंगे, राइट। ठीक है, उस टाइम वो घूम रहे थे, लेकिन उसी टाइम आपका बर्थ हो गया। तो जिस टाइम आपका बर्थ हुआ उस टाइम समझ लीजिए हमारे ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट, एक फोटो खींच लिया, वो हमारी लग्न कुंडली बन गई। ये थ्रू आउट लाइफ मुझ पे इंपैक्ट करेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्लैनेट घूम रहे हैं, किसी की प्लैनेट की, अब जैसे मेरी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अलग हो सकती है, आपकी अलग। ये क्या होते हैं, हर प्लैनेट का हमारी, हम जो फॉलो करते हैं विंशोत्तरी दशा वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। 99% केस में ज्योतिष लोग यही, अलग अलग दशाएं होती है लेकिन 99% लोग यही फॉलो करते हैं। इसमें माना जाता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है वो 120 साल का है। अब इस 120 साल को उन्होंने अलग अलग 9 प्लैनेट में डिवाइड किया हुआ है हमारे ऋषि मुनियों ने। उन्होंने कहा केतु के बाद हमारी सूर्य की दशा आएगी 6 साल की, सूर्य के बाद केतु के बाद, केतु के बाद हमारी शुक्र की आएगी, शुक्र के बाद सूर्य की आएगी, ऐसे हमारी दशाएं हैं। तो केतु 7 साल हो गया, शुक्र की 20 साल हो गई, सूर्य की 6 साल हो गई, फिर चंद्रमा की 10 साल हो गई। ऐसे उन्होंने टोटल 120 ईयर्स का एक पैटर्न बनाया हुआ। अब दशा में क्या होगा, मान लीजिए मेरी दशा अभी केतु की चल रही है, आपकी इस टाइम पे जरूरी नहीं कि आपकी भी केतु होगी, भले ही आपका मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है, फिर भी आपकी दशा हो सकता है अलग है, मेरी दशा अलग हो सकती है ना। तो इस दशा के बेस पे वो जो प्लैनेट है वो इस टाइम मेरे ऊपर एक्ट कर रहा है, उसकी जो पावर है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो इस टाइम मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा, नेगेटिव है तो इस टाइम मेरा बुरा टाइम चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि इसका बुरा टाइम चल रहा है, तो उस टाइम आप सही काम भी कर रहे हो तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको। और कई बार ऐसा होता है छोटे से काम हल्का किया लेकिन आपको रिवॉर्ड इतना बड़ा मिल गया। दैट मीन्स पॉजिटिव प्लैनेट की दशा चल रही है, तो सबसे बड़ी दशा हुई। फिर यही 9 प्लैनेट उसके अंदर एक अंतरदशा में घूम रहे होंगे और उसके अंदर एक प्रत्यंतर दशा में घूम रहे होंगे, वही 9 प्लैनेट। इसको ऐसा समझिए जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ओडोमीटर होता है ना, एक सबसे राइट वाला डायल सबसे तेज घूमता है, ये हमारी प्रत्यंतर दशा समझ लीजिए। इसमें भी 0 से 9 तक ही नंबर होते हैं, तो हमारे प्लैनेट भी 1 से 9 तक ही हैं। ओके। जब ये पूरे 9 एक बार घूम जाएंगे तो ऊपर जो बीच वाला डायल है, अच्छा, वो 1 नंबर बढ़ जाता है। तो यानी कि अभी तक मेरा केतु चल रहा था अंतरदशा में, अब मेरा शुक्र आ गया। फिर ये 9 प्लैनेट यहाँ जब एक बार कंप्लीट कर लेंगे अपना चक्कर, तो अब शुक्र से चेंज होके सूर्य आ गया। जब ये बीच वाले 9 पूरे हो जाएंगे तब यहाँ पे जो दशा चल रही है, महादशा जिसे बोलते हैं, तब ये एक डायल यहाँ से चेंज होकर अब दूसरे प्लैनेट की दशा आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका। तो ये 3 प्लैनेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। और इसके साथ फिर और जब हम माइन्यूट कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें ट्रांजिट या गोचर हम बोलते हैं कि आज के टाइम में आज कौन सा प्लैनेट कौन से घर में मेरा घूम रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। और आप यकीन मानना, लाल किताब एक हमारी टेक्निक होती है, उसके हिसाब से अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कुछ और साइंसेस में भी ये है, तो आप ये तक बता देते हैं कि ये बंदा आज अपने घर से आलू के पराठे खा के आया है या मिल्क शेक पी के आया है, ये तक भी आप इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देते हो, जो ट्रांजिट पे जिनकी मास्टरी है। तो आपने लाल किताब पे भी वो जी, करा है, जी। तो थोड़ा बताएंगे लाल किताब के बारे में। देखिए लाल किताब क्या है, लाल किताब इतनी पुराना नहीं है ये साइंस, जैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या बाकी और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंसेस आई हैं। लाल किताब हमारा 1930s में, जहाँ तक मुझे याद है, पहला वर्जन आया था। ओके। अब इसमें क्या है, बंदे के सिम्टम देख देख के आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसके अंदर भी लाल किताब की भी एक कुंडली बनती है। और लाल किताब का सबसे अच्छा जो वो है वो एक वर्चुअल का कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल में क्या होता है, जब आपका बर्थडे आता है उस बर्थडे से लेके नेक्स्ट बर्थडे तक की एक कुंडली बनती है, ओके। उसको हम वर्चुअल कुंडली बोलते हैं। तो अब ये जो आपका अगला 1 साल जाएगा, इस वर्चुअल के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। तो अगर इसमें हमें दिखता है कि इसमें आपके कुछ प्लैनेट गलत जगह आके प्लेस्ड हो गए हैं इस साल के लिए, तो हम उसकी पहले ही रेमेडी करा देते हैं। जैसे अगर हमें दिख रहा है कि इस साल आपको कोई लॉस होने वाला है या इस साल आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो लाल किताब में बहुत अमेजिंग और बहुत सस्ती रेमेडीज बताई हुई। देखिए इससे पहले हमारे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज कैसी थी,
कोई ये पर्टिकुलर मंत्र आपको दे देंगे, इसका 16,000 बार आपको जाप करना है। तो ये प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बिल्कुल ठीक, वो काम कर दे, लेकिन आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है। फिर पुराने उसमें क्या होता था, गौ दान कर दीजिए। अब आजकल कोई 40,000, 50,000, 60,000 की या 1 लाख रुपए की गाय दान करना बहुत बड़ी चीज है। हर किसी के बस की नहीं है, कोई गरीब आदमी वो कैसे रेमेडी करेगा इसकी। काम वो रेमेडी भी कर रही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ वैदिक की, लेकिन लाल किताब की कुछ रेमेडीज कैसी हैं। अगर आपका लेट से शुक्र खराब है, शुक्र इज वीनस, अगर आपका वीनस खराब है तो आप गौशाला जाके गाय की सेवा कीजिए, उसको हरा चारा खिला दीजिए। 20 रुपए लगा लो, 50 रुपए लगा लो, जो आपकी श्रद्धा है उतना उसे हरा चारा खिलाइए, उसके ऊपर हाथ फिराइए, सेवा कीजिए गाय की। आप देखना दूसरी तीसरी 2 बार या 3 बार आप जाओगे, आपका शुक्र प्लैनेट ठीक हो जाए। कुछ आपको राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो राहु के छोटे छोटे उपाय, श्रीफल आता है एक मार्केट में, उसे अपने ऊपर से वार के आपको जल प्रवाह करना है। आपने अभी किया, 2 घंटे बाद से रिजल्ट आपको आना शुरू। ये लाल किताब की रेमेडीज है। तो लाल किताब बहुत छोटी छोटी और बहुत इम्पैक्टफुल आपको रेमेडीज देता है, और फिर उसके साथ इसकी कुछ बहुत अच्छी प्रिडिक्शन टेक्निक्स भी हैं। अगर मुझे किसी की कुंडली में लेट से दिखाई देता है कि कुंडली के चौथे घर के अंदर मंगल बैठा है, और मैं उसे छुट्टे ही बोलूंगा आपके घर के आसपास कोई नाई की दुकान है, अच्छा, एक या 2 घर, मतलब इतना आजू बाजू, एक्यूरेट होता है। वो हिल जाएगा, वो सच में बोलेगा हाँ है। ठीक है, आपके घर के आसपास दुर्गा माता का मंदिर होगा, अगर कोई ग्रह किसी एक पर्टिकुलर घर में है, वो कहेगा हाँ है। आपके आसपास सरकारी स्कूल है, हाँ है। आपके आसपास कोई मेंटली रिटार्डेड बंदा रहता है, हाँ है। जिस टाइम आपका जन्म हुआ था उस टाइम पे आसपास कोई लंगड़ा व्यक्ति होगा, या कोई लंगड़ा कर चलता होगा, आपके घर में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, कोई तो होगा, वो कहेगा हाँ था। अगर राहु फर्स्ट हाउस में हो, उस टाइम आपका जन्म हुआ हो, तो हम पूछेंगे कि क्या जब आपका जन्म हुआ तो उस टाइम बिजली कड़क रही थी, बारिश आई थी, वो कहेगा हाँ, आपको कैसे पता। तो ये सब लाल किताब के फंडे हैं, उसकी प्रिडिक्शन टेक्निक्स है, बहुत अमेजिंग तो टेक्निक्स। किसी को आपके पास आना है, चाहे लाल किताब हो या चाहे एस्ट्रो वास्तु हो, दोनों के लिए कुंडली। देखिए, कुंडली अगर उनके पास नहीं भी है, वो अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिए ये कुंडली हम खुद बनाते हैं। तो और एक चीज बताइए कि जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं साथ में, तो क्या हमारे माता पिता का जो प्लैनेट्स है वो भी हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कुंडली में एक दोष था, जिसकी वजह से वो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि आपके फादर की हार्ट सर्जरी हुई होगी। ठीक है, अब वो दोष कह लो या प्लैनेट की प्लेसमेंट कह लो, वो मेरी कुंडली में बना हुआ था। इम्पैक्ट किसको किया? मेरे फादर को। मुझे नहीं पता मेरे फादर की कुंडली में कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का दोष था या नहीं था। अच्छा। इसीलिए हम अगर और आप इसे रिसर्च वाले टॉपिक की तरह लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हमारे जो बच्चे हो रहे हैं उनका भी हमारा कहीं ना कहीं पुराना कनेक्शन बना हुआ है। या तो हमें उन्हें कुछ देना था, या उन्हें हमें कुछ देना था। कुछ ऐसा पिछले जन्म का रह गया होगा जो अभी तक नहीं हुआ, जो इस जन्म में हम उनसे लेने के लिए आए हैं। एक ही घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, सेम परवरिश होती है, सेम स्कूल में जाते हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है और एक इतना हो जाता है कि वो घर की सारी प्रॉपर्टी खत्म कर देता है। तो दैट मीन्स इसका कोई कर्ज है हमारे पास जो हमें देना है, जो इस जन्म में वो लेने आया है। ये खैर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, कुंडली से अलग। अच्छा। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आपके पेरेंट्स भी, आपके बच्चे भी, आपके रिलेटिव्स भी कहीं ना कहीं आपसे लिंक्ड है। अच्छा, बिना एक चीज ये बताइए कि एस्ट्रो वास्तु क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी हैंडल करता है? कोई केस स्टडी है इसके रिगार्डिंग जिसमें आपने ये महसूस किया हो कि नहीं, एस्ट्रो वास्तु से उसकी रेमेडी हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रत्ना। और मैं आपको बताऊं कि हमें ना जब डे टू डे हम कंसल्टेशन करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट लाइफ के सभी इवेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आती हैं। जैसे कुछ लोग आते हैं कि उनकी लव अफेयर्स की प्रॉब्लम है, कुछ की शादी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ में मैरिड लाइफ के इश्यूज हैं, किसी का चाइल्ड बर्थ इश्यूज हैं, बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चा हो गया फिर उसके एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज लेके पेरेंट्स आते हैं, करियर कौन सा उनको चूज करना चाहिए उसके बारे में भी आजकल कंसल्टेशन देके पता किया जाता है।
उसके बाद जॉब इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, तो क्या होगा, नहीं होगा, किस उसमें जाना चाहिए, जॉब कब लगेगी, लग गई तो जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे सॉर्ट आउट हो, सभी चीज़। और फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, लिटिगेशन, लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, मेरा डिवोर्स का केस है, डिवोर्स कब फाइनल होगा, ठीक है? इस टाइप की बहुत सारी एन नंबर ऑफ क्वेरीज लेके क्लाइंट्स आते हैं। तो अभी जैसा आपने उसके बारे में पूछा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा इसका एक केस स्टडी बताना चाहूँगा जो मेरे पास आया था। एक छोटी बच्ची थी, आप ये समझो जब से वो पैदा हुई है आफ्टर 1 और 2 मंथ उसको पूरी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओके। और प्रॉब्लम भी क्या था, उसको स्किन पे छोटे-छोटे एलर्जी जैसे पैचेस थे उसको। पेरेंट्स वेल ऑफ थे, उन्होंने सभी टाइप के डॉक्टर से कंसल्ट किया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी सबको दिखाया। कभी तो वो डाउन हो जाती थी चीज़, कभी फिर उभर आती थी। अल्टीमेटली 2-3 साल उन्होंने खिला ली। अल्टीमेटली डर्मेटोलॉजिस्ट ने, एक्सपर्ट थे, उन्होंने फिर ये बोला कि इस बच्चे को स्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट दिया कि ये लगाना ही लगाना है लाइफ लॉन्ग। अब वो क्या हो रहा था, वो लाइफ लॉन्ग उसको, मतलब लाइफ लॉन्ग क्या, मेरे पास जब आए, जब भी वो उसको लगा रहे थे उस टाइम पे भी जब वो आए, तो उन्होंने बताया कि अगर हम एक दिन भी स्टेरॉइड छोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे से ये फिर से इरप्ट हो जाते हैं, ये जो जो पैचेस थे। और वो बच्ची बेचारी 4 साल, 3.5-4 साल की बच्ची थी। जून की भरी गर्मी में मैंने उसे देखा कि वो पूरी फुल स्लीव्स के कपड़े पहन रही है, नीचे पाजामी वगैरह पहने हुए है, मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान, क्योंकि इचिंग होती है फिर अगर पसीना लगता है उस पर। तो उन्होंने मुझे उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी बताई, पीछे ये हुआ, ऐसा हुआ। उनको मैंने एक सिंपल सी ये लाल किताब की जो रेमेडी है, जो मैंने आपको बताई है, लाल किताब की मैंने उनको रेमेडी कराई। रेमेडी कराने के बाद आप यकीन मानना, आफ्टर 10 to 15 डेज मैंने उनसे फीडबैक के लिए कॉल किया, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी। हमें वैसे बच्चों के लिए हमें मना किया जाता है कि 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए हमें ये नहीं देखनी चाहिए कुंडली। मैंने उसका देखा, क्योंकि एक्सेप्शन सिनेरियोज में हम देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी, मैंने देखा उस लड़की के कुंडली को देख के जब मैंने कुछ प्रिडिक्शन की और मैंने उनको कुछ रेमेडी दी, आफ्टर 10-15 डेज फीडबैक के लिए जब कॉल गया, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मेरे लिए इतना ज़्यादा, मतलब वो था कि मैंने उनसे, अगर वो फीस नहीं भी दे रहे हैं ना, मैं फ्री में भी करने को तैयार हूँ। जितनी अच्छी उन्होंने बात बोली, कहते हैं आपने मेरे बच्चे की लाइफ बचा दी। पिछले 4 से 5 दिन हो चुके थे, उन्होंने उसके स्टेरॉइड नहीं लगाए थे। अभी रेमेडी करते हुए 7 दिन हुए हैं। उन्होंने कहा 4-5 दिन से हमने कोई स्टेरॉइड नहीं लगाया। पहले क्या हो रहा था, एक दिन भी अगर आप छोड़ रहे थे तो उसको पूरी बॉडी में फिर से वो फैल जाती थी, और उसको कवर करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लगता था। अब उन्होंने 4 दिन से कोई स्टेरॉइड नहीं लगाया और उस लड़की के कुछ नहीं आया पूरी बॉडी पे। 1 महीने बाद फिर से मैंने उनसे फीडबैक लिया, और उनका फीडबैक फिर वही था कि 1 महीना हो चुका है, हमने अपनी बच्ची को कोई स्टेरॉइड नहीं, ऑइंटमेंट नहीं लगाया। अब क्या हो रहा है, हफ्ते 10 दिन में एक छोटा सा 25 पैसे के कॉइन के बराबर एक छोटा सा पैच आता है, वो भी बिना कुछ किए अपने आप गायब हो रहा है। आप सोचो कितनी बड़ी पेरेंट्स को इससे वो मिला। और मैं भगवान का इसमें वो देना चाहूँगा, थैंक करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा दे दिया, पर उन्होंने मेरे को मीडियम बना के कुछ ऐसी रेमेडी करा दी है कि वो बच्ची ठीक हो गई उससे। तो बहुत अच्छे, और आपको ना यही चीज़ सेटिस्फाई, इतना डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है इन चीज़ों से। तो ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी थी जो मेरे सामने आई। उसके बाद उनके घर में वास्तु रिलेटेड भी मैंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस कराए थे, और अभी सब बढ़िया चल रहा है। ओके। विनय, एक चीज़ बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग हैं, दोनों सेम एफर्ट पुट करते हैं, बट एक बंदा है वो बहुत मेहनत करता है तब जाके कहीं 10% अचीव कर पाता है। एट द सेम टाइम जो दूसरा बंदा है वो ना तो बिलीव करता है पूजा पाठ में, ना ही इंक्लिनेशन है आपका वास्तु के तरफ,
बट एट द सेम टाइम वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स अचीव कर लेता है। मे बी आई एग्री कि उसमें टेक्निक का डिफरेंस होता है और उसमें कहीं ना कहीं नॉलेज ज़्यादा होती है बाकियों से, बट फिर भी क्या डिफरेंस होता है, क्या उनमें क्या एक्स्ट्रा होता है जिसकी वजह से दे आर मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू द अदर? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा रत्ना जी। इसमें देखिए, मैंने अभी आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था हमारा कुंडली का, तो मैंने आपको कुछ घर बताए थे। हमारे कुंडली के 12 घर होते हैं। कुछ घर इसमें ऐसे होते हैं जो हमारे करियर को या हमारे एजुकेशन, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, वो या तो उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो उसके एंटी होते हैं। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन बोला, मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन उसके करियर रिलेटेड है, कि वो करियर में थोड़ा सा भी एफर्ट मारता है लेकिन उसको 200% गेन है। वहीं एट द सेम टाइम कोई दूसरा बंदा है, वो 150% डाल रहा है, उसको 50% गेन आ रहा है। तो जब आप इन लोगों का चार्ट देखोगे ना, मैं नहीं जानता आप किन की बात कर रहे हो, पर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स या उसकी पावर लिख के दूंगा। आप देखना कि जो थोड़े एफर्ट में ज़्यादा ले रहा है, उसके चार्ट में पॉजिटिव वाले जो हाउसेज हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड मिलेंगे। जैसे हमारे घर कुंडली का मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। 10वां घर जो होता है, 10th हाउस, वो हमारे मान सम्मान, हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का घर है या गेन्स का घर है। अब इच्छा पूर्ति कुछ भी हो सकती है। आप फाइनेंशियल गेन करना चाह रहे हो, वो भी आपकी इच्छा है। आप गाड़ी बंगला ये सब चाह रहे हो, वो भी इच्छा है। तो जितना आपके में 11th हाउस कनेक्टेड होगा, उतना ज़्यादा आपकी विशेष फुलफिल हो रही है। तो अगर 9 के 9 प्लैनेट्स में 11th हाउस का कनेक्शन बना हुआ है, वो कैसे बनता है वो हम कभी किसी डिटेल में समझ सकते हैं। 10th हाउस जितना ज़्यादा कनेक्टेड होगा आपका, उतना ही मान सम्मान, स्टेटस उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब स्टेटस को ऐसे समझिए, आप जॉब कर रहे हैं, जिसकी कुंडली में 9 के 9 हाउसेज में सोचिए 10th हाउस और 11th हाउस कनेक्टेड है, तो ये बंदा हमेशा टॉप पे मिलेगा। छोटी कंपनी में होगा। 9 के 9 11th में कनेक्टेड है कैसे? सारे घर तो 12th में डिवाइडेड है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट की एक पावर निकालते हैं हम कि इसके अंदर कौन कौन सा हाउस कनेक्टेड है। तो मेरे 9 के 9 प्लैनेट्स में अगर 10th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बनता है किसी तरह, चाहे वो दृष्टि संबंध है, जो थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं अभी इसमें व्यूअर्स को इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अगर सोचो मेरे 9 प्लैनेट्स में 10th हाउस है, 11th हाउस है, तो वो जिस भी जगह जाएगा, चाहे उसे कुछ भी काम करा लो, वो हमेशा टॉप पे रहेगा और फाइनेंशियल गेन भी दूसरों से उसे एक्स्ट्रा ही मिल रहा होगा। ऐसा एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, वो एक छोटी कंपनी में जॉब कर रहे थे, कोई 500-700 लोगों की कंपनी थी। अब उससे मैंने ये क्वेश्चन, जब उसने अपना चार्ट दिखाया कि ग्रोथ नहीं हो रही है, मैंने उसका देखा चार्ट, उसमें 10th हाउस 11th हाउस सारे प्लैनेट्स में कनेक्टेड है। मैंने कहा ये आपका टाइम गलत है, या तो फिर कहा नहीं यही टाइम है। चार्ट मुझे कुछ और बोल रहा है और वो बंदा एक प्रॉब्लम कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है मुझे। मैंने कहा आप किस कंपनी में हो? तो उसने अपनी कंपनी का नाम बताया। कितने लोग हैं? उसने कहा होंगे 400-500 लोग। मैंने कहा आपकी डेजिग्नेशन क्या है? वो कहता मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ। छोटी कंपनी थी, डिपार्टमेंट हेड बना हुआ था। पैकेज कितना है? पैकेज मार्केट के हिसाब से उसे कम मिल रहा है, लेकिन अपनी कंपनी के हिसाब से वो टॉप लेयर में बैठा हुआ है। वो अपना कंपैरिजन किससे करता है? अपने कलीग से, जो उसके साथ स्टूडेंट्स, उसके यार दोस्त थे जो पढ़ रहे थे। वो कहता मेरे यार दोस्त तो इस टाइम 50-50 लाख का पैकेज ले रहे हैं, उसका उस टाइम पे पैकेज 15-16 लाख 18 लाख के आसपास था। तो कहता आप कह रहे हो बढ़िया चल रहा है, मेरे से बढ़िया तो मेरे दोस्त हैं, और जबकि मैं एफर्ट भी मार रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं है? अब आप बताइए इसमें क्या होगा? चार्ट पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप, और चार्ट बोल रहा है कि आप जहां भी रहोगे टॉप पे ही रहोगे, पैसा भी अच्छा लोगे, तो फिर एक कुएं के अंदर मेंढक बन के क्यों बैठे हो? अगर आप समुद्र में भी जा रहे हो तो भी वहां व्हेल ही बनोगे आप, ऐसा समझो, क्योंकि चार्ट सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले उसे एडवाइस ये थी कि तुरंत इस कंपनी को छोड़ो, किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करो जहां अच्छा पैकेज मिलता हो। उसने जॉब स्विच मारी है, और जॉब स्विच करने के कुछ दिनों बाद ही जब उसने आके अपना फीडबैक दिया, वो बंदा 50 छोड़ो 70-80 लाख के पैकेज पे। और कंपनी भी कौन सी पकड़ी है उसके बाद? उसने माइक्रोसॉफ्ट। उसके साथ 80 लाख का तो पैकेज है,
और उसके साथ उसे ईसॉप्स और ये सब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कोई एक मिथ या कोई एक अंधविश्वास की चीज नहीं है, ये एक आपका लाइफ का जीपीएस है। जैसे हम अपना जीपीएस में घर से निकलते हैं, देखते हैं अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक जैम है तो हम दूसरा रूट लेते हैं। अगर आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है, वो दिखा रही है आपके अभी आगे प्रॉब्लम आ रही है। कई बार गेन्स हमें मल्टीपल आते रहते हैं। अब जब गेन्स आते हैं तो बंदे में कॉन्फिडेंस भी आता है, फिर वो ज्यादा रिस्क लेना शुरू करता है। अब जब हमें दिख रहा है कि अब रुक जाओ, आने वाला 2 साल आपका रिस्की है, ये लॉस कराएगा, तो हम वहां पे उन्हें गाइड करते हैं कि अब कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। इनफैक्ट ये जो पैसा आपके अकाउंट में है ना, इसे भी निकाल के अपने घर में किसी ऐसे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जो रिलायबल हो, वाइफ को दे दो, पेरेंट्स को दे दो अगर उनका चार्ट अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही इस प्लैनेट की दशा आएगी, ये आपका ये बैंक अकाउंट खाली करा देगा। जो सलाह मान रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, थोड़ा अमाउंट छोड़ते हैं, जैसे ही वो आता है पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ अनफोर्सिन कुछ ना कुछ खर्चे आ जाते हैं या लॉस हो जाता है। वो कहीं इन्वेस्ट करेगा, अब तक वही काम करता आ रहा था, गेन हो रहा था, अब वही काम किया, उसे लॉस होना शुरू हो गया। तो ये होता है दशा का। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा, एक बंदा कम एफर्ट में ज्यादा, तो उसके प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं उसे। इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो नहीं हो, एस्ट्रोलॉजी मानते हो नहीं मानते, कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी नास्तिक हो, अगर आपका चार्ट पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो वो आपको गेन देगा ही देगा। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा बंदा है, वो बेचारा 150% एफर्ट कर रहा है, फिर भी वो 50% गेन ले रहा है, क्योंकि उसके चार्ट में नेगेटिव साइड वाली लॉबी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा जीत रही, वो कमा भी रहा है तो खर्चे उतने ही उसके हो रहे हैं। तो ये फर्क आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है और एट द सेम टाइम उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, उसके प्लैनेट्स भी खराब चल रहे हैं, क्या उस केस में एस्ट्रो वास्तु उसकी हेल्प कर सकता है? टू एन एक्सटेंट, मैं ये नहीं कहूँगा 100% कर देगा, पर 10, 20, 30% अगर उसके प्लैनेट भी खराब हैं जो उसे नेगेटिव ही देने आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, मैं यहाँ पे प्लैनेट्स की पावर चेंज कर दूंगा। ना वास्तु ही कुछ ऐसा है कि उसका सब कुछ बदल देगा, उसको गेन्स आने शुरू होंगे। पर हमारी ये जो एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज हैं या ये है, इससे क्या होगा, लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं थोड़े कम हो जाएंगे। अगर वास्तु की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ एनर्जी इम्बैलेंस था, वो ठीक होगा तो लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है। पर अगर आपकी, जिसे हम कहते हैं ना कि किस्मत में ही किसी के लिखा है, तो वो क्या करेगा, ये किस्मत है। अगर ग्रहों में लिखा है ये सब, आप 10-20% रेमेडी से ठीक कर दोगे, बाकी सो पर्सनली मैं तो जितना मैंने समझा है वो ये है कि जब ऐसे पीरियड्स आते हैं, मतलब दैट इज द टाइम जब आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है ना। आप अपने आप को रेडी करो ताकि जो आने वाला है उसको आप हैंडल कर पाओ और प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ। बिल्कुल, उस टाइम पे कुछ भी नया रिस्क लेने से बचना चाहिए जिस टाइम आपका नेगेटिव पीरियड है। लेकिन क्योंकि प्लैनेट वही कराने आए, तो आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा कर देते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल देंगे कि मैं तो ये पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा, और इस बार वो बड़ा जुआ खेलेगा और सारा कुछ दाव पे लगा देगा, लॉस हो गया। यही प्लैनेट कराने आया है। तो यहाँ पे अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर बैठ के अपनी एनालिसिस कराते हो और वो आपको सही गाइड करा, तो आप बड़े लॉस से बच सकते हो। लॉस होगा पर छोटा लॉस करा देंगे। यहाँ एक फैक्टर ऐड करूंगी। फॉर एग्जांपल मेरा ही केस ले लो। मेरा एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें मेरे को प्लैनेट्स खर्चा कराने आता है, बट एट द सेम टाइम मेरे घर में मेरे हस्बैंड का ऐसा प्लैनेट्स आ रहा है जो उनको गेन देना चाह रहा है। तो उस केस में दोनों रिवर्स है एक तरह से, है ना। तो क्या ये बहुत लॉस कराएगी या वो वैसे फेजेस रहेंगे? जो आपका लॉस कराने आया है वो आपका लॉस कराने आया है, आपके हस्बैंड का लॉस नहीं कराने आया। उनके ऊपर उनकी कुंडली काम कर रही है। अब यहाँ ये भी देखना है कि वो लॉस किस टाइप का है। क्या वो फाइनेंशियल लॉस ही है, हेल्थ लॉस है, किस करियर लॉस है ना। अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस है तो हम कहेंगे कि रत्ना एक काम करो, आपका अगर बैंक बैलेंस में आपका अकाउंट में लेट से अभी 50-60 लाख रुपया रखा है, आप एक काम करो, उसको निकाल के अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दो। अपने पास 2-4 लाख, 1-1.5 लाख इतना ही छोड़ो। जैसे ही आपका वो पीरियड आएगा, आप खुद देखोगे पता नहीं कहाँ से आपके खर्चे आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद कहोगे कि यार पता नहीं एकदम से क्या हुआ। कहीं पर आपका मतलब ऐसा समझो ऑफिस में कोई ऐसी वो हो गई
या आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ गया, अगर आपका ट्रैवल के भी उस टाइम कोऑर्डिनेट बन रहे, उसमें आपका पैसा खर्चा हो गया, बच्चे की तरफ से कुछ हो गया, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसमें आप ही को पैसा देना है, आपका लग गया पैसा, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया, ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ? 2 लाख का। अगर ये 50 लाख होते तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 ही लाख का तो होना था, तब ये, क्योंकि इसे अकाउंट खाली करना है ना, तो ये 3 महीने 4 महीने वो जो पीरियड आया, 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, वो तो कुंडली बताएगी, वो उतने पीरियड तक आपको डेंट मारता रहेगा। और ये बहुत नॉन वो है कि बंदा 20 साल से अच्छा कर रहा है और अब उसके क्योंकि खराब दशाएं शुरू हो गई और अब ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, तो अब वो कितनी मेहनत कर ले, अब नहीं उभर पा रहा है। हम रेमेडी से 19-20 असर करा देंगे। अब हम कहेंगे अब तुम इन्वेस्ट मत करो, अब किसी और के उस पर तुम जॉब करो। मान लो आपका बिजनेस है, अब मैं ये कहूँगा कि अपना बिजनेस अपनी हस्बैंड के नाम पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि उनका चार्ट पॉजिटिव है, संभालोगे आप ही, मालिक आप ही हो, लेकिन आप उसमें ऑन रोल्स हो, आप पैसा एज अ सैलरी ले रहे हो, भले मालकिन आप ही हो, ऑन पेपर्स क्या है, हस्बैंड मालिक है, तो अब वो चार्ट उनके हिसाब से काम करना शुरू करा। तो ये छोटे छोटे वो हैं, इसीलिए जीपीएस बोला गया है एस्ट्रोलॉजी को। और जो नहीं मानते करके देख लो, लाल किताब कहती है, यकीन नहीं है तो करके देख। एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछूंगी। आपके पास जितने भी केसेस आए, 2 तरह के होंगे। एक तो हम जनरली हम जब तक पूरा इंडिया में एटलीस्ट जब तक पूरा बीमार नहीं होते तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। दूसरा एक सर्टन सेटअप ग्रुप है जो कि तभी आता है, जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि नहीं मुझे टाइम टू टाइम चेक कराता रहना चाहिए। तो जितने भी आपके पास केस स्टडीज है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, किस कैटेगरी में लोग आते हैं? जब बहुत ही ज़रूरत होता है, वास्तु दोष उन्हें दिखता है तब आते हैं, या उस टाइम भी आ जाते हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है और रेगुलर इंटरवल पे खुद ही कराते हैं? देखिए, दोनों का मिक्स मेरे पास आ रहा है इस टाइम। और मैं अगर परसेंटेज वाइज कहूँ तो 70% लोग वो हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनका अभी तक कोई एस्ट्रोलॉजी से इससे नाता नहीं था, लेकिन उन्हें क्योंकि मेरे ही किसी क्लाइंट ने रेफर किया कि मैंने उनसे कंसल्टेशन दी है, तो रेफरेंस के थ्रू वो आए हैं, ठीक है। 30% ऐसे हैं जो प्रोएक्टिवली आके हमसे अपना रेमेडी करा रहे हैं। एक मैंने आपको अभी डिस्कशन में एक कॉन्सेप्ट और बताया था वर्चुअल का। वर्चुअल क्या है? वर्चुअल में आपका हर साल की आपके बर्थडे से, इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे की कुंडली हम पहले ही बना देते हैं और हम पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप पहले ही रेमेडी कर लीजिए, ठीक है। तो अब आजकल लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, जो नहीं भी मानते थे क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्हें फायदा हुआ है, तो अब वो प्रोएक्टिवली आके वर्चुअल बनवा रहे हैं हमसे। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर वर्चुअल नहीं बनाया, किसी भी अच्छे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपना वास्तु, अपना वर्चुअल चार्ट बनवाइए, अपनी रेमेडी कीजिए, आपको सच में बहुत ज़्यादा अवसर दिखाई देगा अपने आने वाले टाइम में। अब एक और क्वेश्चन कि अगर आपको किसी को आपको रीच आउट करना है तो कैसे करें? देखिए, रीच आउट करना बहुत सिंपल है। मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे कहीं पर भी आप मेरे मोबाइल नंबर भी मैं अभी यहाँ नीचे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल पे भी आप मुझे कॉल करके आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, जहाँ मैं कुछ डेली टिप्स भी देता रहता हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी काम आएंगी। और अगर आपकी वास्तु रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपनी कंसल्टेशन मुझसे आप ले सकते हैं। थैंक यू विनय, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। इससे पहले सही बताऊं तो एस्ट्रो वास्तु बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि टॉपिक क्या है, और सही बताऊं तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट टॉप लेवल पे मुझे जितना पता था, बट एक्चुअल में इन डीप ये कितना काम करता है, कैसे लिंक्ड है, और बिकॉज ये थोड़ा रिलेटेड है टुवर्ड्स एनालिसिस एंड साइंटिफिक, तो या काफ़ी इंसाइटफुल था। थैंक यू रत्ना जी। और एट द एंड मैं सबसे पहले तो थैंकफुल हूँ रत्ना जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। और एट द सेम टाइम मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ अपने गुरुजी आचार्य श्री लोकेश धमीजा जी को भी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इतने लोगों की लाइफ में चेंज लेके आ रहा हूँ।